हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बिजनेस लॉ में हम लोगों ने चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। और पिछले क्लास में हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ पर डिटेल में बात किया। यानी जो पार्टीज़ हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है, वो तीन चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो वो कैपेबल माने जाएंगे। पहला है माइनर नहीं होना चाहिए, डिसक्वालीफाइड फ्रॉम लॉ नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। डिटेल में हम लोगों ने बात किया है। आज उसी लेक्चर को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। छोटा चैप्टर है, 2 पार्ट में। आज हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग करने वाले हैं माइनर्स अग्रीमेंट, यानी रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स अग्रीमेंट। यानी माइनर्स अगर अग्रीमेंट करता है तो उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं जो फॉलो किए जाएंगे लॉ के द्वारा, और कानून के द्वारा, लॉ के द्वारा क्या संरक्षण जो है, सपोर्ट क्या मिलने वाला है एक माइनर्स को लॉ के द्वारा। इस पर हम लोग आज डिटेल में बात करेंगे। करीब 14-15 पॉइंट है, 14-15 पॉइंट्स है टोटल। हम लोग इसमें डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट, यानी माइनर्स का जो अग्रीमेंट होगा उससे रिलेटेड क्या रूल्स हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं पोजीशन ऑफ अग्रीमेंट्स बाय माइनर। यानी माइनर का पोजीशन कैसा होने वाला है जब वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करता है, या इसी को हम लोग कहते हैं लीगल पोजीशन ऑफ अ माइनर। यानी माइनर का लीगल पोजीशन कैसा होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे माइनर कौन है। तो ये अकॉर्डिंग टू एक आपका मेजोरिटी सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में कहता है, अ माइनर इज अ पर्सन हु इज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18। जो 18 साल का एज जिसका नहीं हुआ है वो लॉ के नज़र में, कानून के नज़र में माइनर है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था। माइनर्स एग्रीमेंट क्या है, अब हम लोग बात करते हैं। तो सेक्शन 11 क्लियरली स्टेट्स दैट अ माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हम लोग सेक्शन 11 के तहत जानते हैं, सेक्शन 11 कहता है कि अगर कोई माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, सक्षम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इफ़ अ पर्सन एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर, लेकिन अगर कोई दूसरा पार्टी, अगर कोई पार्टी किसी माइनर के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, देन सच कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। और तो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइड यानी वो व्यर्थ माना जाएगा, बेकार माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही वो फॉर्म नहीं होता है। एंड इन ऑपरेटिव एब इनिशियो, और ये जो है ये इन ऑपरेटिव होगा। एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही, फ्रॉम द बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग। तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आगे बात करते हैं। द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर्स सिंस माइनर्स नीड प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इश्यूज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर को चूंकि कोई लॉ का लीगल कोई एक्सपीरियंस उसको नहीं होता है, उसको जानकारी नहीं होती है, नॉलेज नहीं होता है, इसलिए माइनर्स के जो राइट को जो है कौन इसको कौन सेफ जोन में रखने वाला है, किसके द्वारा इसको सेफ्टी मिलेगा, तो लॉ के द्वारा। अ माइनर कैन रिसीव बेनिफिट्स ऑफ एक्शन बट इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन और आंसरेबल फॉर एनी एक्शन। तो माइनर को जो है वो लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा जो है उसको जो है सपोर्ट मिलेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा उसके एक्शन में, लेकिन उसको बाउंड नहीं किया जा सकता। आप उसको रिस्पॉन्सिबल, उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं कि ऐसी गलती हुई और तुम माइनर हो, तुम्हारी गलती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। यानी माइनर का जो है वो लॉ जो है माइनर माइनर को जो है लॉ सपोर्ट करता है, उसके बेनिफिट में काम करता है, लेकिन उसको आप लाइबल नहीं ठहरा सकते हैं। द लॉ गोज टू द एक्सटेंट दैट इवन इफ अ माइनर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलिंग अ लाई, माइनर अगर झूठ बोलकर अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर करता है, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम। तो भी माइनर कहता है कि मेरा एज जो है 19 ईयर्स हो चुका है, या 18 या 20 ईयर्स हो चुका है, और अब मैं ये अपना बाईसाइकिल जो है आपको 4000 में सेल करना 2000 में सेल करना चाहता हूँ। कोई सेकंड दूसरा पार्टीज़ है और वो लेने को राजी हो गया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया, पैसा इसने ले लिया एडवांस में 2000 रुपया उससे साइकिल बेचने के नाम पर। बाद में मालूम चलता है कि ये तो माइनर है, तो ये पैसा वापस उसको नहीं देगा। पैसा देने के लिए इसको बाध्य ऑब्लाइज नहीं किया जा सकता है लॉ के द्वारा, लेकिन उसको साइकिल रिटर्न करना पड़ेगा सेकंड पार्टी को। तो इस तरह से जो है माइनर के अगेंस्ट में जो है कोई ऑप्शन लीगल जो भी एक्शन है वो थर्ड पार्टी नहीं ले सकता है।
बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, तो इससे क्या हो जाएगा, एक सेक्शन 68 ये कहता है कि इसमें तो फिर तो माइनर जो है, माइनर जब ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं कर सकता है, तो माइनर को तो कोई कुछ देगा ही नहीं, माइनर से तो कोई डील ही नहीं करेगा, माइनर से कोई ट्रांजैक्शन लीगल कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा फिर तो माइनर्स को दिक्कत हो जाएगी, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए सेक्शन 68 जो है ये थर्ड पार्टी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनर इज लायबल टू पे फॉर द नेसेसरीज। तो ये सेक्शन 68 कहता है कि माइनर से आप लेन देन कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके नेसेसरीज के लिए, यानी उसके फूड के लिए, मेडिसिन के लिए, रेंट के लिए, रहने का अगर मकान नहीं हो उसके रेंट के लिए, मतलब सिर्फ नेसेसरीज के लिए, उसके लग्जरियस पर, लग्जरी लाइफ के लिए, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं उसके लिए आप लाइबल नहीं किया जा सकता है उसको, रिक्वायर्ड बाय द माइनर। तो माइनर को जो नेसेसरीज की ज़रूरत है तो उसके लिए आप उसको दे सकते हैं, और लॉ कहता है कि आप उसका जो कंपनसेशन है, भरपाई जो है, उसका फुलफिलमेंट कहाँ से करेंगे, तो उसके प्रॉपर्टी से जो इनकम होगा उससे आप करेंगे। द मेन पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द rights of those supplying these necessaries to the minor, but what is important to note that is the minor personally cannot be held liable, it is his property that is liable, not the minor। तो नेसेसरीज के लिए जो भी उसको हेल्प करेगा, नेसेसरीज जो प्रोवाइड करेगा, तो उसको राइट होगा कि उसके प्रॉपर्टी से जो है वो उसका भरपाई करेगा और उससे जो है अपने पैसे वो निकलवाएगा, लेकिन माइनर को इसके लिए लायबल नहीं किया जा सकता है, उसके प्रॉपर्टी लायबल होगा, माइनर लायबल यहाँ पर भी नहीं होगा। इसमें एक बड़ा रिलेवेंट, एक प्रचलित केस चलता है, धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसमें क्या है कि अ माइनर, एक माइनर है धर्मोदास मोर्गेज सम प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त एक पार्टी है और यहाँ पर जो धर्मोदास जो है, धर्मोदास एक माइनर लड़का है जो कि ब्रह्मदत्त से कहता है कि मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, हस्बैंड ऑफ मोहरी बीबी, और ये जो ब्रह्मदत्त है ये मोहरी बीबी का जो है हस्बैंड रहता है, और 20,000 लोन के लिए जो है धर्मोदास घोष कहता है कि मुझे 20,000 का लोन का ज़रूरत है। आउट ऑफ विच ब्रह्मदत्त पेड द माइनर अ सम ऑफ ₹8,000। ही बिकेम अ मेजर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स लेटर and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during the minority was void। तो ब्रह्मदत्त कहता है कि 20,000 तो नहीं, मैं तुम्हें 8,000 दे रहा हूं, और ब्रह्मदत्त जो है 8,000 रुपये दे भी देता है, किसको, धर्मोदास घोष को। कुछ महीने के बाद जो है धर्मोदास घोष जो है वो मेजर हो जाता है, वो 18 ईयर्स कंप्लीट कर जाता है, वो मेजर हो जाता है। अब वो जो है एक मुकदमा दायर कर देता है जाकर कोर्ट में कि जब कॉन्टैक्ट हुआ था तब मैं माइनर था और माइनर से जो है कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं आपका पैसा नहीं लौटाऊंगा, और वो जो मोर्गेज वाला बात था वो तो बात ही खत्म है, और एज ए मोर्गेज जो रखा था वो वापस उससे ले लेता है उससे। ये कानून, ये जो है केस आगे चलता है। ड्यूरिंग द मेजॉरिटी वॉज अवॉइड एंड शुड बी कैंसल्ड, और इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया जाए इस केस को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। It was held that a mortgage by a minor was avoid and Brahmadatt was not entitled to payment of money। जब हियरिंग आगे चला, दूसरे केस में चला, तो उस समय तक जो है ब्रह्मदत्त का डेथ हो चुका था और उसकी जो वाइफ थी मोहरी बीबी वो बची हुई थी। इसीलिए जब हियरिंग फाइनल हुआ तो हियरिंग में जजमेंट यही आया कि धर्मोदास घोष जो है जब कॉन्टैक्ट हुआ था तो उस समय वो माइनर था, इसीलिए उसने जो 8,000 रुपये लिया या नहीं लिया जो भी हो, ये कानून का कहना, लॉ का कहना है, वो उसको वापस तो नहीं करेगा, वापस उसको करना हो तो करे, लेकिन करना जरूरी नहीं है। लेकिन उससे जो मोर्गेज ब्रह्मदत्त ने जो रखा था, मोर्गेज के फॉर्म में जो बंधक जो रखा था, उसको वापस करना ही पड़ेगा। मोहरी बीबी उस समय बची हुई थी, तो इसीलिए इस केस का नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। अब हम लोग बात करते हैं कि माइनर तो है, उससे अगर एग्रीमेंट किया जाए तो माइनर का जो लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन में क्या क्या आता है। करीब 14 to 15 पॉइंट्स है, अलग अलग तरह का लीगल इसमें हम लोग देखेंगे पोजीशन माइनर का। कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट और नेसेसरीज ऑफ लाइफ वगैरह वगैरह, हम लोग डिटेल में एक एक करके देखते हैं। 14 पॉइंट्स देखना है हम लोग को। सबसे पहला नंबर है कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर किसी माइनर से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो पूरी तरह से वॉइड है, यानी वो व्यर्थ है, बेकार है, नहीं हो सकता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट।
Contract with a minor is absolutely void because according to section 11, a minor is not competent to make a contract. If a minor receives some money and promise to do something in return, he cannot be enforced by law to perform the act for which he has received money or to return the money. अगर आप किसी भी कहता है, ये पॉइंट कहता है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, तो कुछ भी अगर आप उसको पेमेंट करते हैं और बदले में उससे कुछ परफॉर्म कराना चाहते हैं, कुछ एक्शन करवाना चाहते हैं, तो वो नहीं भी कर सकता है और पैसा आप उससे वापस नहीं ले सकते हैं, ऐसा लॉ में नहीं है। और इसी तरह से अभी हम लोगों ने जो चर्चा किया, जो केस है ना, मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष, वही बता रहा है। दूसरा भी एक केस हम लोग देख सकते हैं, श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल। तो श्यामलाल वर्सेस प्यारेलाल का केस देखिए। माइनर सोल्ड हिज शॉप, एक माइनर था जिसने अपना दुकान बेच दिया। द बायर मेड द पेमेंट, तो जिसने दुकान अपना बेचा वो माइनर था, जिसने दुकान खरीदा वो तो मेजर था, और उसने पेमेंट भी कर दिया जिसने दुकान खरीदा। बट द सेल डीड कुड नॉट बी रजिस्टर्ड बिकॉज द सेलर वॉज अ माइनर। सेलर जो है वो माइनर था, इसलिए सेल डीड जो है, जिसमें कि बायर्स के नाम पर जो है वो मकान या वो दुकान जो शॉप जो है ट्रांसफ़र होता, तो वो रजिस्टर नहीं हो सका। व्हेन द बायर फाइल्ड अ सूट, तो फिर बायर ने जो है एक मुकदमा दायर कर दिया कि मैंने दुकान खरीदा है, मैंने पेमेंट भी किया है और मेरे नाम पर दुकान ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। द कोर्ट हेल्ड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड, तो कोर्ट ने कहा, हियरिंग हुआ, जजमेंट आया, कोर्ट कहता है कि आपने एक माइनर से एग्रीमेंट कर लिया है, दुकान तो उसने बेचा, आपने पैसा आपने उसको दिया, ये सब सारी बातें ठीक है, लेकिन माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है, इसीलिए आपके नाम पर जो दुकान ट्रांसफर नहीं होगा। एंड द मनी दैट हैज़ बीन पेड कैन नॉट बी रिफंडेड और रिक्लेम्ड, इसलिए आपने जो पेमेंट किया है उसको आप रिक्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसकी अगर मर्जी है, उसकी मौज है, तो पैसा आपको लौटा दे, पूरा लौटाए, आधा लौटाए या ना भी लौटाए, उसकी मौज है, लेकिन आप पैसा लेने के लिए कोई केस मुकदमा नहीं कर सकते हैं और आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात है। दूसरा पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ। जैसा भी हम लोगों ने देखा था कि माइनर कोई अगर है तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ के लिए जो है उसका प्रॉपर्टी लायबल होता है, उसके प्रॉपर्टी जो उसके नेसेसरीज को प्रोवाइड करा रहा है, उस नेसेसरीज को प्रोवाइड कराने के बदले में उसको जो पैसे चाहिए, तो उसके प्रॉपर्टी से, यानी माइनर के प्रॉपर्टी से जो है पैसा पेमेंट किया जाए, किसको, जो नेसेसरीज प्रोवाइड करा रहा है। आइए देखते हैं। सेक्शन 68 स्पेसिफाइज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द नेसेसरीज ऑफ लाइफ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लायबल कौन है? माइनर नहीं, माइनर का प्रॉपर्टी। The minor personally cannot be held liable. It is property that is liable for the payment of the necessaries. If the minor does not own any property, लेकिन अगर minor के पास कोई property नहीं है, then the provider or supplier of these necessaries cannot recover his price. लेकिन अगर minor के पास कोई अगर properties नहीं है, तो जो provider है जिसने वो necessaries supply किया है या provide कराया minor को, तो उनके पास अब दूसरा कोई उपाय नहीं है, कोई मौका भी नहीं है कि किसी भी तरीके से जो उन्होंने फैसिलिटीज़ दिया है, नेसेसरीज पे किया है, उसके बदले में वो पैसा रिसीव कर पाए, कोई उपाय फिर नहीं है, फिर नुकसान प्रोवाइडर्स को होगा। द नेसेसरीज डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द माइनर। तो ये माइनर का जो लाइफ स्टाइल है और उसका जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कंडीशन है, वो देख करके ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे और फिर उसमें उतरे वो। नेसेसरीज मीन्स those things that are essentially needed by a minor. They cannot include luxurious or costly or unnecessary articles. नेसेसरी चीज़ों में वो सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि फूड, क्लोथ, सेंटर, रूम रेंट, घर का किराया वगैरह, यही सब चीज़ें आएंगी। लग्जरीज और महंगी चीज़ें नहीं आएंगी इसमें। जैसे अब क्या आता है इसमें, जैसे फूड एंड क्लोथिंग आएगा, रेंट ऑफ द हाउस आएगा, एक्सपेंस ऑफ द मेडिसिन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, मनी स्पेंट ऑन बर्थ और डेथ राइट्स, एक्सपेंसेस ऑन द मेंटेनिंग द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा है, हाई फाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं। एक्सपेंसेस ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेसेसरीज अंडर द इंडियन लॉ। इंडियन लॉ कहता है ये सारी चीज़ें नेसेसरीज है, उसको डिक्टेट कर दिया, उसको डिटेल में बता दिया है ये नेसेसरीज है, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं किया जाएगा उसके ऊपर। बट इफ द माइनर इज अ पोजिशन ऑफ एनी or some of these necessaries, a loan taken by the minor to buy such necessities is not taken to be a valid contract.
लेकिन इनको परचेज करने के लिए, इन फैसिलिटीज को लेने के लिए अगर कोई लोन लेता है अगर माइनर, तो लोन जो है वो वैलिड नहीं होगा, लोन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। थर्ड देखते हैं माइनर्स एग्रीमेंट कैसा है, लीगल माना जाता है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट्स, माइनर जो है वो अपने बेनिफिट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अ माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट इफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज बेनिफिशियल टू अ माइनर, इट कैन बी इन्फोर्स्ड बाय हिम। अगर किसी तरह का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे माइनर को बेनिफिट हो सकता है तो माइनर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी को इससे बेनिफिट होगा या नहीं, इसका कोई डिटेल नहीं। There is no restriction on a minor from being a beneficiary. The Contract Act does not classify such contract void. तो ये कहता है कि माइनर जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, अगर उस माइनर को उससे अगर किसी भी तरह का बेनिफिट हो रहा है तो माइनर जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, यानी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट जिससे माइनर को बेनिफिट होता है, माइनर को बेनिफिट हो सकता है, माइनर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। यानी बेनिफिशियरी माइनर हो सकता है लेकिन थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है। माइनर अपना बेनिफिट ले सकता है, कोई रिक्लेम माइनर से नहीं कर सकता है, लेकिन जो दूसरा पार्टी होगा वो माइनर रिक्लेम कर सकता है, लेकिन जो सेकंड पार्टी होगा वो रिक्लेम नहीं कर सकता है, वो कोई एक्शन भी नहीं कर सकता है, मुकदमा केस मुकदमा कुछ नहीं कर सकता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक केस है रॉबर्ट वर्सेस गैरी का। अ माइनर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ प्रोफेशनल बिलियर्ड प्लेयर अंडर विच द प्रोफेशनल प्लेयर अग्री टू टीच द माइनर, यानी रॉबर्ट को कहता है, तो रॉबर्ट जो है यहाँ माइनर है और गैरी जो है ग्रे या गैरी जो भी कहे, तो ग्रे जो है यहाँ पर वो मेजर है। तो रॉबर्ट को कहता है कि मैं तुम्हें बिलियर्ड्स खेलना सिखा दूंगा और तुम्हें टूर पर भी ले जाऊंगा द गेम, एंड टेक हिम अलॉन्ग ऑन हिज फॉरेन टूर, और तुम्हें मैं फॉरेन टूर में ले जाऊंगा, तुम्हें मैं बिलियर्ड खेलना सिखा दूंगा फॉर एन अग्रीड अमाउंट ऑफ मनी, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पर। द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट एज अ वैलिड बिकॉज इट वॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, और तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगा। तो ये जो है ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है, माइनर है, तो ये चलेगा। एक और केस है द जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेज मदनलाल सोनूलाल। एक इंश्योरेंस कंपनी है और दूसरी तरफ मदनलाल सोनूलाल है। मदनलाल सोनूलाल एक ही व्यक्ति है, कोई पर्सन है। तो मदनलाल सोनूलाल जो है ये माइनर है और एक तरफ है इंश्योरेंस कंपनी। एक्स अ माइनर इंश्योर्ड हिज गुड्स विद द इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ मान लेते हैं कि एक्स जो है एक माइनर है जो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ गुड्स इंश्योर करवाता है। द गुड्स वर डैमेज्ड, और आगे चल कर के गुड्स जो है वो डैमेज हो गया, तो फिर एक्स फाइल्ड अ सूट फॉर क्लेम, तो एक्स ने जो है मुकदमा दायर कर दिया, केस कर दिया। द इंश्योरेंस कंपनी टुक द प्ली, तो इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्ली ले लिया और वो कहता है कि दैट द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द गुड्स वर इंश्योर्ड वाज अ माइनर। गुड्स जिसका इंश्योर करवाया गया है, इंश्योरेंस हम लोगों ने जो जिसको दिया है वो तो माइनर है, और माइनर से कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता है। तो जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फिर ये कहेगा भाई केस मुकदमा कर रहा है हम लोग पर, वी आर नॉट लाइबल टू पे एनी मनी और एनी क्लेम। द कोर्ट रिजेक्टेड द प्ली, तो कोर्ट ने जो है इंश्योरेंस कंपनी का जो प्ली जो डाला उन्होंने दिया था, जो दलील दी थी कि ऐसा नहीं है तो हम लोग कुछ पे नहीं करेंगे, रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने। एंड अलाउड द माइनर टू रिकवर द इंश्योरेंस मनी, और माइनर को अलाउ कर दिया, माइनर को जो है अब जो है वो पैसा को जो है रिक्लेम करने का मौका मिल गया और वो रिक्लेम अब कर सकता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ द माइनर। माइनर के पेरेंट्स से या गार्जियन से अगर अग्रीमेंट हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो कैसा होता है देखते हैं। ये a contract made by the parent or guardian of a minor for the benefit of the minor is a valid contract. Such a contract can be enforced by the minor, but before enforcement the following two conditions need to be met. दो शर्तें अगर पूरी हो जाए तो आप किसी माइनर के उसके पेरेंट से, उसके माता पिता से या उसके गार्जियन से, बड़े भाई हो या कोई भी उसका गार्जियन हो, चाचा हो, अंकल हो, आंटी हो, उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। माइनर के लिए उसके गार्जियन या उनके पेरेंट्स से आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, लेकिन पहला कंडीशन दैट द माइनर्स गार्जियन हैज द राइट टू मेक अ कॉन्टैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। जो माइनर का जो गार्जियन है या जो पेरेंट्स है उसको तो अधिकार होना चाहिए माइनर्स के बिहाफ में कॉन्टैक्ट करने के लिए, तभी वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा है दैट द कॉन्टैक्ट इज मेड लॉफुली
एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। दूसरा कंडीशन ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर बेनिफिशियरी होना चाहिए, माइनर को कोई बेनिफिट होना चाहिए, तभी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ माइनर इज वॉइड इफ द माइनर ऑन बिकमिंग अ मेजर कैन प्रूव दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट मेड फॉर द माइनर्स बेनिफिट और गेन। बाद में अगर ये पता चलता है कि माइनर्स के किसी बेनिफिट या गेन के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया था तो फिर वो वॉइड है, वॉइड माना जाएगा। इसलिए कंडीशन है कि माइनर्स के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाए। फिफ्थ पॉइंट हम लोग देखते हैं, पांचवें इस तरह का एग्रीमेंट है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन हिज बिकमिंग अ मेजर। कहता है रेटिफाइड का मतलब होता है आगे चल करके उसको रिक्लेम करना। तो कभी अगर कोई माइनर है, आगे चल करके जब वो मेजर हो जाता है, मेजर बन जाए, अगर मेजर हो जाए तो पुराने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप रिक्लेम नहीं कर सकते, रेटिफाइड नहीं कर सकते हैं, उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। देखिए बात करते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ अ माइनर इज वॉइड ab initio एंड कैन नॉट बी रेटिफाइड बिकॉज नो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड। अगर आप माइनर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मालूम चला कि अरे वो तो आपने माइनर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में आपको मालूम चला कि अरे वो तो माइनर है, इससे तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं था, अब तो हम लोग को लॉस हो गया, अब तो गड़बड़ हो गया, मैंने इसको मान लो पैसा उधार दिया 10,000 रुपया, अब तो वापस ले भी नहीं सकते हैं, केस मुकदमा नहीं कर सकते, अब क्या करें। अब आप चुपचाप बैठे हैं, 2-4-6 महीने के बाद आपको मालूम चला कि अब वो मेजर हो गया है, अब आप उसको केस मुकदमा करेंगे, तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जब अग्रीमेंट हुआ था, उस समय अगर वो मेजर था तभी ये बातें हो सकती थी। तब अगर वो माइनर था तो फिर बाद में आगे चलकर जब वो मेजर होता है तब आप कुछ रिक्लेम नहीं कर सकते, केस मुकदमा वगैरह नहीं कर सकते, इसी को कहते हैं रेटिफाइड। एग्जाम्पल समझिए बात को, इफ अ माइनर ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट द लैटर पे हिम ₹2,000 which he will return when he becomes a major, such contract is void and A does not incur any legal obligation to return the money. मिस्टर ए जो कि माइनर है, उसने बी से 2,000 रुपया ले लिया है, और तब वो माइनर था, उसने 2,000 रुपया ले लिया है, और अब कुछ महीने या साल के बाद जब वो मेजर हो गया तो मिस्टर बी कहता है कि भाई अब तो तुम तो मेजर हो, तुमको मैंने 2,000 रुपया दिया था तो तुम लौटाओ। तो अब नहीं हो सकता है, जब अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय अगर वो माइनर था तो अब नहीं कर सकते हैं रिक्लेम, तब अगर वो मेजर था तो अभी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। खैर, पॉइंट 6 कहता है कि देयर कैन बी नो रिस्टिट्यूशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट। आप कोई भी बेनिफिट वगैरह जो है उससे रिफंड नहीं ले सकते हैं। अ माइनर हैज रिसीव्ड अ बेनिफिट और प्रॉफिट। माइनर बेनिफिट आपसे ले सकता है, माइनर का कोई गेन या प्रॉफिट आपसे हो सकता है, लेकिन आप माइनर से किसी तरह का बेनिफिट या गेन नहीं ले सकते हैं। ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे फॉर सच बेनिफिट और कंपनसेट और रिस्टिट्यूट इट्स प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर जो है वो कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है माइनर से कि आपको मैंने ये प्रॉफिट या बेनिफिट या कुछ गेन करवाया है, बदले में आप मुझे पे करें, नहीं कर सकता है। माइनर क्लेम कर सकता है लेकिन प्रोवाइडर क्लेम नहीं कर सकता है, दूसरा पार्टी नहीं कर सकता है। और ये केस हम लोगों ने जो देखा मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष का, वो केस हम लोग यहाँ कोट कर सकते हैं। 7वां अग्रीमेंट देखिए, द डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन मतलब होता है प्रिंसिपल, द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल जो है ये माइनर पर अप्लाई नहीं होता है। क्या है ये देखिए, इफ अ माइनर हैज by misrepresenting his age include a party to make a contract with him, he cannot be sued for making the contract or for fraud। कहता है कि अगर कोई माइनर अपना एज छिपा लेता है, झूठा कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज दिखा करके वो माइनर नहीं है ऐसा वो दिखाकर शो करके अगर किसी पार्टी से अगर वो अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और बाद में मालूम चलता है कि अरे ये तो माइनर निकला, तो अब बाद में उस पर केस मुकदमा करके आप रिक्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर बाद में अगर आपको मालूम चले कि वो पार्टी तो माइनर है, तो ये नहीं कर सकते हैं आप। इसको बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपेल। इफ अ लोन और सम प्रॉपर्टी इज ऑब्टेन्ड बाय द माइनर बाय फ्रॉड, अगर फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन है, कुछ दिखाया, कुछ धोखाधड़ी करके, फ्रॉड करके अगर माइनर ने कुछ लोन वगैरह ले लिया कुछ अगर, तो एंड द अग्रीमेंट इज सेट असाइड, तो फिर ऐसे अग्रीमेंट को हटा करके द कोर्ट कैन डायरेक्ट हिम ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशंस टू रिस्टोर द मनी और प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी। लेकिन अगर माइनर जानबूझ करके
धोखाधड़ी करके, मिस रिप्रेजेंटेशन करके, फ्रॉड करके अगर कहीं से लोन ले लेता है, पैसा ले लेता है धोखाधड़ी करके अगर, तो ऐसे कंडीशन में लॉ यानी कानून को जब पता चलता है तो लॉ के द्वारा जो है इसका भरपाई किया जाता है। थर्ड पार्टी को, प्रोवाइडर को जो है माइनर के प्रॉपर्टीज को बेच कर किसी भी तरह से कुछ भी करके प्रोवाइडर को जो है वो पैसा दिला दिया जाता है। तो ये फैसिलिटी तो मिलता है भाई लॉ के द्वारा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न टू रिस्टोर द मनी और प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी, और अदर पार्टी का जो भी मनी या कोई प्रॉपर्टीज है तो उसको वापस कराया जाता है माइनर के द्वारा। वाइल द लॉ गिव्स प्रोटेक्शन टू माइनर, माइनर को जो है प्रोटेक्शन लॉ दे रहा है, लॉ माइनर को प्रोटेक्शन दे रहा है। इसका मतलब ये नहीं है डजंट गिव देन लिबर्टी टू चीट, इसका मतलब चीट धोखा करने का, आपको किसी को बेवकूफ़ बनाने का ये आपको तो चांस मौका नहीं देता है। नेक्स्ट, माइनर्स एज एन एजेंट, माइनर एक एजेंट हो सकता है, एजेंट के फॉर्म में माइनर जो है किसी के साथ एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। देखिए, अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184 द पर्सन appointing the minor or the principal would be held responsible for the minor activities। यानी माइनर कोई एजेंट तो हो सकता है लेकिन माइनर दूसरे एजेंट का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता है, यानी वो सब एजेंट नहीं बना सकता, नहीं रख सकता है। एक पार्टीज होता है प्रिंसिपल, यानी माइनर एजेंट तो बन सकता है लेकिन माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता है, यानी माइनर अपने अंडर किसी को एजेंट नहीं रख सकता है। The principal cannot by law hold a minor agent responsible for the carelessness with willful neglect or misperformance of his duties। तो माइनर जो है कोई प्रिंसिपल नहीं हो सकता है, अपने ड्यूटीज़ का वो मिसरिप्रेजेंटेशन कर सकता है केयरफुलनेस के अभाव में। अ माइनर में बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट, माइनर को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए एजेंट बट ही कैन नॉट अपॉइंट एन एजेंट, लेकिन वो किसी को एजेंट नहीं अपॉइंट कर सकता है। इन अदर वर्ड्स, a minor can be an agent but cannot be the principal। माइनर एजेंट हो सकता है लेकिन माइनर किसी को अपने पास एजेंट रख ले, यानी माइनर प्रिंसिपल के फॉर्म में वो नहीं हो सकता है, तो माइनर प्रिंसिपल नहीं बन सकता है, एजेंट बन सकता है। नेक्स्ट, माइनर एज ए पार्टनर। अब हम लोग बात करेंगे माइनर एज ए पार्टनर। क्या माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? According to section 30 of the Indian Partnership Act, a minor cannot enter into a partnership contract, but if the partners agree, a minor may be admitted to share the benefits of an existing partnership and can claim the agreed share of profit from the partnership firm। पार्टनर अगर चाहे तो किसी पार्टनरशिप फर्म में वो पार्टनर बन सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930, हाँ 32। तो माइनर एक पार्टनर तो बन सकता है, वो बेनिफिट प्रॉफिट जो होता है फर्म में वो ले सकता है, प्रॉफिट का हिस्सेदारी उसको मिलेगा। अ माइनर कैन नॉट पर्सनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी असाइंड टू हिम बाय द फर्म फॉर द लॉस दैट मे अकर accrue to the firm as a result of such non performance। लेकिन अगर माइनर कहीं किसी फर्म में पार्टनर है तो उसको रिस्पॉन्सिबल या लाइबल नहीं बनाया सकता है, कोई भी ड्यूटी उसको आप नहीं दे सकते, कोई भी ड्यूटी उसके द्वारा कराया नहीं जा सकता है। लॉस अगर हो गया तो माइनर लॉस भी बेयर नहीं करेगा और आप उसको मजबूर नहीं कर सकते हैं। Within 6 months of the attaining the age of majority, he is obliged to declare whether or not he wants to continue his partnership on the basis of which his new status will be decided। और जब वो मेजर हो जाता है, जब उसका एज 18 ईयर्स हो जाता है, वो मेजर हो गया, तो मेजर होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो है अब वो मेजर बनने के बाद अब वो पार्टनरशिप फॉर्म में रहना चाहता है या एज अ मेजर अब वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं, नया अग्रीमेंट बनेगा। तो ये उस पार्टनर पर, उस माइनर पर डिपेंड करता है। इफ़ ही गिव्स नो सच पब्लिक नोटिस, लेकिन अगर वो ऐसा कोई पब्लिक नोटिस नहीं इशू करता है, बताता नहीं है फर्म में, कोई बात डिस्क्लोज नहीं करता है, तो ऐसे केस में इट विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म एंड हैव द सेम ऑब्लिगेशंस एज द अदर पार्टनर्स। तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि अब ये मेजर हो चुका है और ये पार्टनर अब जो है बाकी जैसा ही रहेगा और सेम ऑब्लिगेशन ड्यूटीज़ उसको भी अब परफॉर्म करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज़ सबके जैसे ही रहेंगे अब उसके भी, यानी प्रॉफिट हो तो भी, लॉस हो तो भी, बेयर सबको करना होगा। माइनर एज अ शेयर होल्डर, माइनर अगर शेयर होल्डर है तो क्या देखिए, अ माइनर बीइंग कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। माइनर किसी फर्म का, कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता है।
if by mistake he becomes a member, the company can rescind the transaction and remove his name from register. तो अगर कोई माइनर जो है किसी कंपनी का अगर शेयर वगैरह खरीद लेता है, शेयर होल्डर बनना चाहता है, तो जैसे ही कंपनी को पता चलता है तो कंपनी जो है रजिस्टर से जो है उसका नाम हटा दे सकता है, शेयर होल्डर से खारिज कर दिया जा सकता है. बट अ माइनर में acting through his lawful guardian become a shareholder by transmission of fully paid shares to him. लेकिन माइनर अगर चाहे शेयर खरीदना तो माइनर को शेयर सेल किया जा सकता है उसके गार्जियन के थ्रू, उसके पेरेंट्स के थ्रू, डायरेक्टली नहीं. लेकिन उसको फुल्ली पेड अप शेयर ही दिए जाएंगे, क्योंकि अगर पार्टली पेड अप शेयर अगर दिए जाएंगे तो बाकी के बचे हुए पैसे, मान लेते हैं एक शेयर अगर 1000 का है, 800 रुपये अगर पार्टली पेड अप है 800 रुपये का है, तो 200 रुपये बाद में आप उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइनर को क्लेम किया जा नहीं सकता है. इसलिए माइनर को उसके गार्जियन या उसके पेरेंट्स के थ्रू जो है उसको फुल्ली पेड अप शेयर ही सिर्फ इशू किया जा सकता है, पार्टली पेड अप नहीं. पॉइंट 11 कहता है सियोरिटीज लाइबिलिटी फॉर माइनर, यानी इफ अ पर्सन हैज अग्रीड टू स्टैंड सियोरिटी और बी अ गारंटर फॉर अ माइनर, such person would be regarded as the principal debtor and would be liable to pay personally as the minor is not liable to pay. कहता है कि अगर किसी माइनर को अगर कोई लाइबिलिटी वगैरह कुछ आपने अगर पे कर रखा है, कुछ पैसा दिया है, कुछ भी हो, तो एज अ प्रिंसिपल डेटर जो है आप उससे कुछ भी रिकवर नहीं करा सकते हैं. हाँ, जो गारंटर है आप गारंटर से रिकवर करवा सकते हैं, उसके पेरेंट्स से, उसके गार्जियन से, उससे नहीं. It is to be noted that the surety must always be an adult. लेकिन जिसने सियोरिटी दिया है या जो गारंटर बना है वो जरूर माइनर नहीं होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए, अडल्ट होना चाहिए. मतलब इन द केस ऑफ कशिबा वर्सेस श्रीपत वेयर एन अडल्ट हैड गिवन अ गारंटी फॉर अ माइनर, जहाँ पर कि माइनर के लिए किसी मेजर ने, अडल्ट ने गारंटी दिया था, द कोर्ट हेल्ड द सियोरिटी एज द प्रिंसिपल डेटर since there could be no proceeding against the minor. तो माइनर के लिए तो कोई केस मुकदमा नहीं था, लेकिन जो गारंटर था उसी को पे करना पड़ेगा. 12th पॉइंट कहता है पोजीशन ऑफ अ माइनर इन अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप जानते हैं बिल्स रिसीवेबल है, चेक है, प्रोमिसरी नोट है, इसको हम लोग बोलते हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. इस विषय में क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अ माइनर कैन बी अ प्रोमिसर. माइनर प्रोमिसर हो सकता है एंड कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और अ प्रोमिसरी नोट. तो माइनर जो है ये ड्रॉ तो कर सकता है, यानी माइनर एक ड्रॉयर हो सकता है, ड्रॉई नहीं हो सकता है. यानी माइनर को आप लाइबल नहीं बना सकते हैं, माइनर के ऊपर कोई बिल वगैरह इशू नहीं किया सकता है. लेकिन माइनर अगर चाहे तो वो कोई बिल इशू कर सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर सकता है, प्रोमिसरी नोट इशू कर सकता है, चेक इशू कर सकता है. इन केस ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट बीइंग डिसऑनर्ड, लेकिन जब अगर इन किसी भी बिल्स का, चेक का या प्रोमिसरी नोट का अगर पेमेंट नहीं होता है ड्यू डेट को, तो उसको बोलते हैं डिसऑनर हो जाना. तो अगर डिसऑनर हो गया, अ माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल. तो ऐसे केस में माइनर को जो है लाइबल नहीं बनाया सकता है, वेयर एज द एसोसिएटेड पार्टीज इफ एनी आर लाइबल फॉर दिस पेमेंट. तो उससे एसोसिएटेड जुड़ा हुआ अगर कोई दूसरा पार्टी होगा तो उसको आप लाइबल बना सकते हैं, लेकिन माइनर को लाइबल नहीं बना सकता है. लायबिलिटी फॉर टोट्स. ये टोट क्या है आइए देखते हैं. अ टोट इज अ सिविल वर्ड, सिविल रॉन्ग. अ माइनर इज लाइबल इन टॉट. माइनर को लाइबल कहाँ बनाया जा सकता है ये देखते हैं. 10 वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर. टॉट का मतलब आप बोल सकते हैं कि जानबूझकर कुछ गड़बड़ अगर आप करते हैं, गलत करते हैं, तो फिर आपसे जो है कानून, लॉ जो है वो आपसे उसका भरपाई करवाया, कंपनसेशन आपसे करवाया जाएगा. 10 वेयर अ माइनर बोरोड अ हॉर्स फॉर राइडिंग ओनली, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. मान लेते हैं दो पार्टीज है, मिस्टर ए एंड बी. ए ने क्या किया, एक हॉर्स हायर किया, उसने अपने फ्रेंड को दे दिया. उसके फ्रेंड ने क्या किया, उस घोड़े पर खूब जंप किया और खूब कूदा और ऐसे दौड़ाया घोड़े को, हॉर्स को, कि हॉर्स मर गया. ऐसे केस में क्या होगा कि लॉ जो है, कानून जो है, वो बीच में हस्तक्षेप करेगा, इंटरवीन करेगा और वो कहेगा जानबूझ करके उसे घोड़े को मार दिया तुमने. ये कहने का मतलब है कि जानबूझ करके उसका नुकसान हुआ, घोड़ा मर गया, हॉर्स मर गया, हॉर्स की डेथ हो गई, तो फिर जो कंपनसेशन है लॉ के द्वारा जो है माइनर से करवाया जाएगा और करना पड़ेगा माइनर को. ये नहीं कि माइनर देखकर उसे छोड़ दिया जाएगा. अब हम लोग लास्ट
पॉइंट देखते हैं, नो इंसॉल्वेंसी। यानी इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन है, उसका लाइबिलिटी अगर उसके एसेट्स के वैल्यू से अगर ज़्यादा है, तो अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी, जिसको कमी की रकम कहते हैं, तो ये जो अमाउंट ऑफ डिफिशिएंसी है, ये पे करने के लिए या रीपे करने के लिए जो है माइनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। अ माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, माइनर को जो है इंसॉल्वेंट नहीं किया जा सकता है, डिक्लेयर नहीं किया सकता है, एज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग debts and dues are payable from the personal properties of minor and he is not personally liable। तो माइनर को, चूंकि आप माइनर को जब आप माइनर 14, अच्छा एक पॉइंट और है, माइनर को जब आप रिस्पॉन्सिबल बना ही नहीं सकते हैं, तो उसको आप कैसे उसको डिक्लेयर करेंगे कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया? नहीं हो सकता है, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ना। आपने कुछ लेन देन किया था और अब आपका जो डेट है, ऋण जो है, अब वो चुका नहीं पा रहा है, और इसीलिए आप उसको जो है दिवालिया घोषित करवाने वाले हैं, है कि नहीं? क्योंकि उसके पास रीपे करने के लिए पैसे नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही पैरेंट नहीं बनता है रीपे का, तो फिर इंसॉल्वेंट का तो बात ही नहीं है। 15th एंड लास्ट पॉइंट है, माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्जियन। माइनर्स को जो है इसको बाउंड नहीं किया सकता, इसको बाध्य नहीं किया सकता, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया सकता है, माइनर की जिम्मेदारी नहीं ठहराई जा सकती है कुछ भी करने के लिए। इन द एब्सेंस ऑफ अथॉरिटी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरीज। तो माइनर अगर कैपेबल नहीं है, तो फिर उसके पेरेंट्स को या गार्जियन को जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता है, प्रोवाइडर्स के द्वारा रिक्लेम नहीं किया जा सकता है। द पेरेंट विल बी हेल्ड लाइबल ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट। पेरेंट्स को या गार्जियन को तभी लाइबल ठहराया जा सकता है जब उसके लिए वो उनके बिहाफ में काम करे और उनको ऐसा जो है अथॉरिटी मिला हुआ हो, नहीं तो नहीं कर सकता है। तो ये 15 पॉइंट्स थे, और इसी के साथ जो है माइनर्स का जो अग्रीमेंट है, लीगल्स अग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, और आज का ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 4 जो आपका है कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज का लेक्चर आप कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। घुमा फिरा कर 2-3 बार इस लेक्चर को आप देखें, और अगर आपका लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।